हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ। जब हम अपनी जिंदगी को देखते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे आसपास वो लोग हों या हम वो लोगों के साथ काम करें या हमारी जिंदगी में वो लोग हों जो हम पर एक अच्छा असर डालें। वो लोग जो हर मुश्किल में साथ देंगे, जो मुश्किल वक्त में हमारी रहनुमाई करेंगे और जो हमारी मददगार भी साबित होंगे, हमारे लिए एक सहारा बनेंगे और वो शायद हमारी जिंदगी पर सबसे बड़े अच्छे असर डालने वाले बन जाए। और उनके हमारे आसपास होने से, हमारे लिए मौजूद होने से हमें अच्छा लगता है, हम खुश होते हैं, हम सुरक्षित महसूस करते हैं। और चूंकि ये हमारी सभी जिंदगियों के लिए अहम है, हम सामाजिक जीव हैं, तो ज्यादातर हमारी जिंदगी में जब आप किसी से पूछें आपका गो टू इंसान कौन है, खास तौर पर जब सलाहकारों की बात हो या मार्गदर्शन की जरूरत हो, तो हम शायद सोचें मैं अपने वालिद के पास जाता हूँ, कोई कह सकता है मैं अपनी वालिदा के पास जाती हूँ, कोई कह सकता है मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ, कोई कह सकता है मेरे दो तीन लोग हैं जो आप समझ सकते हैं, मेरे साउंडिंग बोर्ड है, मैं उनके पास जाता हूँ, कोई कह सकता है मैं हर वक्त कभी वक्त अपने मेंटर के पास जाता हूँ, कोई कह सकता है मैं अपने जीवन साथी के पास जाती हूँ, चाहे वो शौहर हो या बीवी। और कोई कह सकता है मैं अपने भाई बहन के पास जाता हूँ, बड़े भाई या छोटे भाई। कोई कह सकता है मैं अपने बॉस के पास जाता हूँ, वो मेरे बॉस भी है, मेंटर भी है और दोस्त भी है। तो ये तरीका दिखाता है कि हम कुछ रिश्तों के साथ कितने आरामदेह हैं, हम उन पर कितना भरोसा करते हैं और वो हमारी जिंदगी में कितने शामिल है। हम वक्त बेवक्त अलग अलग लोगों के पास जा सकते हैं, मगर हम कैसे जानें, और वो भी पक्के तौर पर, कि ये हमारी जिंदगी पर अच्छा असर डाल रहे हैं और हम जानते हैं कि उनकी सलाह हमारे लिए काम करती है। अब हम ये मान लेते हैं क्योंकि ये लोग अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं, उन्हें सब कुछ ठीक मिलता दिख रहा है। तो जब वो हमसे कहते हैं कि ये शख्स तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये नौकरी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, शायद वो सही हो, तो हम कभी कभी आंखें बंद करके उनकी बात मान लेते हैं। मगर कितनी बार हम पीछे मुड़कर देखते हैं, क्या ये शख्स का मार्गदर्शन सच में मेरे ऊपर एक अच्छा असर दिखा रहा है और मेरी जिंदगी में नकारात्मकता की बजाय ज्यादा सकारात्मकता पैदा कर रहा है। तो एक तरीका ये देखने का है, जब आप उनके पास सलाह लेने गए थे, मार्गदर्शन चाहने गए थे और फिर आपने उसे मान लिया, क्या वो सच में एक अच्छे तरीके से हकीकत में बदला। ये मत कहना कि था मैंने इससे छुटकारा पा लिया, मैंने उससे छुटकारा पा लिया, मैंने उन तीन चीजों से छुटकारा पा लिया जो मुझे तकलीफ दे रही थी, तो अब मैं ज्यादा शांत हूँ। ये छोड़ देना है। और फिर शांत होना असली शांति नहीं है। शांति तब है जब आप उस शख्स के साथ रहने के लिए तैयार हो या उस खास सूरत-ए-हाल से इस तरह संतुष्ट हो कि रिश्ता सकारात्मक बन जाए, हालात सकारात्मक बन जाए, बजाय इसके कि भाग खड़े हो या रिश्ता तोड़ दे या कुछ रद्द कर दे या फेंक दे और फिर कहें कि ये मेरे लिए अच्छा साबित हुआ, ये आपके लिए सकारात्मक नहीं है। तो अगर कोई आपको ये कहता रहा है कि ठीक है, इसे फेंक दो, इस नौकरी को छोड़ दो, इस शख्स के साथ काम मत करो, अपने इस जीवन साथी को छोड़ दो, तो आपको फिर से सोचना होगा कि क्या ये आप पर एक सही असर है या नहीं। इसको देखने का दूसरा तरीका है, अपनी जन्म कुंडली के प्लेसमेंट्स को देखो और फिर उसे अपने निजी तजुर्बात से परखो। तो ज्योतिष के हिसाब से अगर कुछ रिश्ते आपके लिए नुकसानदेह लगते हैं, आपकी राह से भटकाने वाले लगते हैं और आप पर बुरा असर डालते हैं, तो जन्म कुंडली के प्लेसमेंट्स देखने के बाद हम परखते हैं, मेरे ज्योतिषीय प्लेसमेंट्स कहते हैं कि ये खास रिश्ता मेरे लिए नुकसानदेह है, मेरे लिए जहरीला है, और क्या ऐसा है। मैं वापस जाकर चेक करता हूँ और उस पर गौर करता हूँ, और अगर दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते नजर आते हैं, तो ये आपकी पुष्टि है कि आपको इस रिश्ते से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिश्ता तोड़ दो, उनसे जुड़ी जो भी लगाव की डोर है उसे काट दो, मैं ये नहीं कह रहा। कभी कभी वो बहुत करीबी रिश्तेदार भी हो सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरों पर इतना निर्भर होना बंद करो, खास तौर पर उन लोगों पर जो आप पर ज्यादा बुरा असर डालते नजर आते हैं, आपके लिए नुकसानदेह साबित होते हैं, आपकी राह से भटकाने वाले होते हैं। तो चलो कुछ प्लेसमेंट्स के जरिए चेक करते हैं,
कौन से रिश्ते हमारी जन्म कुंडली के प्लेसमेंट्स के जरिए हमारे लिए कुछ हैरान करने वाले इशारे दे सकते हैं कि कौन हम पर संभावित बुरा असर डाल सकता है। बस हमारे असल जिंदगी के तजुर्बात से भी उसकी पुष्टि होनी चाहिए। अब चलो इसका उदाहरण लेते हैं कि चंद्रमा आपकी कुंडली में बुरा असर कब बनता है और फिर वो किस रिश्ते से जुड़ता है। मिसाल के तौर पर हम जानते हैं कि चंद्रमा माँ का कारक है, और अगर माँ या चंद्रमा चौथे भाव का मालिक भी है, चौथा भाव माँ का कारक भी है, ये हम जानते हैं। तो मिसाल के तौर पर मेष लग्न वाले जातक के लिए चंद्रमा चौथे भाव का मालिक भी है, और अगर चंद्रमा मातृकारक भी है, यानी डिग्रियों में चौथा सबसे बड़ा ग्रह जो माँ या माँ से रिश्ते को भी दिखाता है, और अगर अब चंद्रमा किसी खराब जगह पर चला जाता है, खास तौर पर किसी और पापी ग्रह के साथ, मिसाल के तौर पर एक मेष लग्न वाले जातक के लिए जहां चंद्रमा चौथे भाव का मालिक भी है, चंद्रमा जाकर 7वें भाव में तुला राशि में बैठ जाता है, और वो भी राहु के साथ। अब मान लो वो स्वाति नक्षत्र में बैठ जाता है। राहु का चंद्रमा पर डबल वहमी इफेक्ट होता है, मतलब राहु चंद्रमा पर अपने साथ बैठकर असर डाल रहा है। चंद्रमा राहु के स्वामित्व वाले स्वाति नक्षत्र में भी है, तो ये आपका जन्म नक्षत्र भी बन जाता है। तो रिश्तों के मामले में, कनेक्शन के मामले में माँ आप पर असर डाल रही है, या आपके रिश्तों को निभाने के तरीके पर असर डाल रही है। अब जितने ज्यादा पापी ग्रह आप जोड़ते जाएंगे, ये उतना ही ज्यादा ताकतवर बनता जाएगा। तो एक बुराई यह है कि चंद्रमा जाकर शुक्र की राशि तुला में बैठा है, जो उसका सबसे बड़ा विरोधी है। दूसरा, वो राहु के साथ युति में है। राहु चमकदार चीजों को ग्रहण करता है, ये हम जानते हैं। तीसरा, चंद्रमा राहु के स्वामित्व वाले स्वाति नक्षत्र में भी है, और राहु आपका जन्म नक्षत्र है। मान लीजिए आप पर पहले भाव से मंगल की दृष्टि भी है, या शायद शनि या सूर्य भी कोई एक और पापी ग्रह जो पहले से ही खराब प्लेसमेंट में इजाफा कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका घर प्रभावित हो रहा है, आपका घरेलू माहौल प्रभावित हो रहा है, आपके रिश्ते शायद आपकी माँ से प्रभावित हो रहे हैं। ये आपकी माँ की तरफ एक बहुत मजबूत इशारा है, या किसी ऐसे शख्स की तरफ जो माँ जैसा हो, या आप उसे माँ की तरह मानते हो, या कोई बहुत बुजुर्ग शख्स जो आप पर एक नरम मगर मजबूत असर डालता हो। तो अगर वो मातृकारक भी है, तो ये दोगुना असरदार है। ये हो सकता है कि माँ एक नकारात्मक असर डाल रही हो, जो आप पर हर वक्त बेवक्त असर डालती हो, आपको राह दिखाती हो, इस शख्स के साथ मत रहो, तुम इतना वक्त क्यों बिता रहे हो, ये शख्स तुम्हें इतना क्यों फोन करता है, तुम उस शख्स के साथ क्यों हो, तुम किस डेटिंग कर रहे हो। तो हर वक्त बेवक्त माँ की दखलंदाजी, माँ का सवाल करना भी बहुत ज्यादा हो सकता है। तो इन प्लेसमेंट्स से बहुत सावधान रहो, ये हमारे लिए अहम रिश्ते हैं, हम इन्हें तोड़ नहीं सकते। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? बस इतना ध्यान रखें कि हम उनकी दखलंदाजी को अपनी जिंदगी में कितना इजाजत देते हैं। अब भाइयों बहनों, चाहे छोटे भाई बहन हो या बड़े, या शायद दोस्त भी, या शायद पड़ोसी जो आप पर असर डाल रहा हो, तो ये निर्भर करता है कि प्लेसमेंट्स क्या है। तो मिसाल के तौर पर अगर तीसरे भाव का मालिक जो छोटे भाई का कारक भी है जाकर अस्त हो जाए या पापी ग्रहों के साथ बैठ जाए, तो आप जान जाएंगे कि तीसरे भाव का मालिक जोरदार तरीके से पापी हो रहा है और आपकी कुंडली पर एक मजबूत असर डाल रहा है। वो इलाका जहां भी बैठा है वो आप पर एक मजबूत बुरा असर ला सकता है। तो एक वृषभ लग्न वाले जातक के लिए चंद्रमा तीसरे भाव का मालिक है। मैं चंद्रमा की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि चंद्रमा हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा असर डालता है, खास तौर पर मार्गदर्शन के नजरिए से हमें भावनात्मक तौर पर प्रभावित करता है। हम में से ज्यादातर अपने रिश्तों में भावनात्मक फैसले लेते हैं। अगर हम किसी से भावनात्मक तौर पर खुश नहीं है तो हम उनमें नकारात्मक चीजें भी ढूंढने लगते हैं। तो अगर चंद्रमा एक वृषभ लग्न वाले जातक का तीसरे भाव का मालिक है और अब 7वें भाव में अस्त हो गया है, वो भी ज्येष्ठा नक्षत्र में, क्योंकि वृश्चिक राशि में एक नक्षत्र ज्येष्ठा है, यह बुध के अधीन है, और अगर बुध खुद 11वें भाव में अस्त हो गया है तो इसका क्या मतलब है? तीसरे भाव का मालिक अगर वो भातृकारक भी है, तीसरी सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह, तो ये एक मजबूत इशारा है कि ये भाई की तरफ इशारा करता है। और अगर ये तीसरे भाव का मालिक है तो ये छोटा भाई बहन हो सकता है जो आप पर बुरा असर डाल रहा हो। और अगर चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में चला जाता है और बुध जो ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी है
खुद 11वें भाव में अस्त हो जाता है। 11वां भाव सामाजिक जुड़ाव का भी है। तो अगर आपका छोटा भाई आपके साथ नियमित तौर पर जुड़ा हुआ है, जिससे आप हर वक्त बेवकत सामाजिक तौर पर मिलते रहते हैं, और बुध वहां अवस्थित है, जिसका मतलब है कि बुध आपके बौद्धिक असर का है, तर्क से, तो छोटा भाई अपने तर्क से आप पर असर डाल रहा हो सकता है, शायद एक नकारात्मक असर बन रहा हो। ये आपका पड़ोसी भी हो सकता है, मगर आम तौर पर अगर ये भातृकारक है तो ये पड़ोसी की बजाय भाई बहन ही होगा। मगर अगर ये तीसरे भाव का मालिक है तो ये पड़ोसी का भी बहुत मजबूत असर हो सकता है। अगर ये भातृकारक नहीं है मगर फिर भी भाई बहन हो सकता है। और अगर राहु या केतु में से किसी का नकारात्मक असर है, खास तौर पर केतु का, जो तीसरे भाव से खुद 5वीं दृष्टि से चंद्रमा पर देख रहा हो, तो ये 7वें भाव के अच्छे रिश्तों, दूसरों के साथ अच्छे कनेक्शन को खत्म कर रहा है इस नकारात्मक असर की वजह से। और उस पर भी अगर कोई दूसरा पापी ग्रह है जो उसे देख रहा हो, मिसाल के तौर पर शनि उसे देख रहा हो, भले ही वो वृषभ लग्न वालों के लिए योग कारक है, मगर चूंकि वो चंद्रमा का शत्रु है, ये एक नकारात्मक असर ला सकता है। तो ये छोटे भाई बहन या यहाँ तक कि पड़ोसी की तरफ एक मजबूत इशारा हो सकता है। या अगर ये भातृकारक है तो ये बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, खास तौर पर जब चंद्रमा बुध के अधीन ज्येष्ठा नक्षत्र में जाता है और बुध 11वें भाव में अस्त हो जाता है, जो सिर्फ सामाजिक जीवन, दोस्त ही नहीं बल्कि बड़े भाई बहन भी है। और अगर ये कनेक्शन है, ये प्लेसमेंट है, और अगर ये नवाज चार्ट से भी सही साबित होता है, तो ये और ज्यादा ताकतवर बन जाता है। अगर संभावना ज्यादा है तो किसी को और सावधान रहना चाहिए और ये परखना चाहिए कि क्या ये सचमुच पड़ोसी पर निर्भर है या पड़ोस में रहने वाला कोई शख्स या कोई जिससे आप नियमित मिलते हो, जो आपके ऑफिस के माहौल, काम के माहौल में करीब हो, या कोई दोस्त जो करीब रहता हो, आपका पड़ोसी भी बन जाता हो। और क्योंकि 11वां भाव भी इसमें शामिल है, ये दोस्त भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, छोटा या बड़ा भाई बहन भी हो सकता है। तो अगर ये केस है तो सावधान रहो और फिर परखो कि क्या उनकी सलाह ने सच में आपको नीचे गिराया है। और भविष्य में और सावधान रहोगे कि आप अपनी जिंदगी के अहम फैसले लेने के लिए उनके असर को कितना इस्तेमाल करते हो। अब आप कैसे देखेंगे कि क्या ये बॉस है या सीनियर कलीग है या काम से जुड़ा कोई असर जो आप पर नकारात्मक असर डाल रहा हो। अब मिसाल के तौर पर अगर आपके 10वें भाव का मालिक खुद अस्त हो जाए और 10वें भाव में पापी ग्रह बैठे हो, अगर राहु या केतु के अलावा भी 10वें भाव में और पापी ग्रह बैठे हो, तो ये एक मुश्किल कारक बन सकता है। मिसाल के तौर पर एक मिथुन लग्न वाले जातक के लिए बृहस्पति आपके 7वें भाव के साथ साथ 10वें भाव का भी मालिक है। तो लोग, आपके सामने वाले लोग जिनके साथ आप काम करते हैं, और आपका बॉस, क्योंकि बृहस्पति 10वें भाव का मालिक है और बृहस्पति बुजुर्ग लोगों का भी कारक है। और अगर शनि भी दृष्टि डाल रहा हो, मिसाल के लिए लग्न से 10वें भाव पर, तो ये एक पक्का कारक है। ये बॉस हो सकता है, काम पर एक सीनियर कलीग, या काम पर कोई शख्स जिसकी आप इज्जत करते हो, एक मेंटर, यहाँ तक कि एक कलीग जो मार्गदर्शन के लिए आपकी नजर में हो। तो अगर बृहस्पति 10वें भाव का मालिक 8वें भाव रुकावटों, चुनौतियों, मुश्किलों का भाव में अस्त हो जाता है, तो ये बॉस, ये सीनियर कलीग आपकी कामयाबी, आपकी तरक्की, आपके विकास के लिए एक रुकावट बन सकता है। और उस पर भी अगर लग्न का मालिक भी 10वें भाव में अस्त हो जाए, तो ये उस बुरे कनेक्शन में इजाफा कर सकता है जो ये सब चीजें ला रही है। तो अगर ये केस है तो बहुत सावधान रहो, क्योंकि बॉस, सीनियर या सीनियर मेंटर्स हमारे लिए अहम है। हम नियमित तौर पर उनके पास जाते हैं, खास तौर पर करियर की सलाह के लिए, कभी कभी निजी स्तर पर दोस्ताना सलाह के लिए भी। तो सावधान रहो अगर बॉस या सीनियर आप पर नकारात्मक असर डाल रहे हो, क्योंकि वो काम पर और आपकी निजी जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा नुकसानदेह कारक बन सकते हैं। अब आपके वालिद या वालिद जैसे शख्स, या यहाँ तक कि आपके गुरु, कब आप पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं। अगर आपके 9वें भाव का मालिक और सूर्य, जो वालिद का कारक है, अगर दोनों, और साथ ही अगर ये भातृकारक भी है, तीसरी सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह, तो भाई बहन और वालिद दोनों भातृकारक से देखे जाते हैं। तो अगर 9वें भाव का मालिक अस्त है, सूर्य अस्त है और पापी ग्रह के साथ बैठा है, तो ये आपकी जिंदगी पर नकारात्मक असर का एक कारक है, खास तौर पर जहां भी बैठा हो। मिसाल के तौर पर अगर ये कर्क लग्न वाला जातक है,
एक कर्क लग्न वाले जातक के लिए 9वां भाव जो वालिद का कारक है बृहस्पति के अधीन है। अब अगर बृहस्पति अस्त हो जाता है क्योंकि वो मकर राशि में है, तो यहाँ आप दूसरों के साथ कैसे जुड़ रही हैं, आप दूसरों के साथ अपने रिश्ते कैसे निभा रही हैं, ये सब वालिद से प्रभावित हो रहा है। ये तो शादी का रिश्ता भी हो सकता है, क्यों? ये वालिद ही हो सकता है, खास तौर पर अगर सूर्य भी चौथे भाव में तुला राशि में अस्त हो जाता है, जहां सूर्य अस्त होता है और तुला रिश्तों कनेक्शन की राशि भी है। उस पर भी अगर केतु या राहु कोई भी सूर्य पर असर डाल रहा हो तो ये और भी ज्यादा ताकतवर असर बन सकता है। खास तौर पर अगर सूर्य विशाखा नक्षत्र में जा रहा है जो बृहस्पति के अधीन है, जो आपका 9वें भाव का मालिक भी है, और बृहस्पति यहाँ आपका 6ठे भाव का मालिक भी है जो एक पापी राशि में भी है, और वालिद का कारक सूर्य भी बृहस्पति के अधीन नक्षत्र में जा रहा है और बृहस्पति इस प्लेसमेंट में अस्त है, तो ये भी एक ताकतवर प्लेसमेंट है। उस पर भी सूर्य के साथ राहु या केतु का जुड़ाव एक पूरा खिचड़ी है कि कैसे एक वालिद या गुरु की तरफ से आपको सलाह दी जाती है, असर डाला जाता है, वो आप पर नकारात्मक असर डाल रहा है। गुरु क्यों? क्योंकि बृहस्पति आपका गुरु भी है, बृहस्पति आपका सीनियर भी है, और क्योंकि बृहस्पति और सूर्य साथ आ रहे हैं तो वालिद का मजबूत नकारात्मक असर आप पर असर डाल रहा है। तो दोस्तों, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वालिद हो या वालिदा, भाई बहन हो या दोस्त, जीवन साथी हो या शायद बॉस या काम पर सीनियर कलीग, अगर कोई आपकी जिंदगी में नकारात्मक असर डाल रहा है, नकारात्मक मार्गदर्शन दे रहा है, तो ये हम पर निर्भर है कि हम उसे अपनी जन्म कुंडली के प्लेसमेंट से परखें और साथ ही जिंदगी के उन वाकयात से भी परखें जहां हमने उनकी बात मानी और क्या हम उनसे गुमराह हो रहे हैं। शायद उनकी गलती से नहीं, मगर शायद हम उनकी सलाह पर, उनके मार्गदर्शन पर, उन पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गए हैं, उन पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगे हैं कि वो हाथ पकड़कर सही रास्ता दिखाएंगे। शायद अब वक्त आ गया है कि हम ज्यादा आजाद बनी, खुद ज्यादा समझदार बनी और दूसरों पर निर्भरता कम करें, खास तौर पर अगर वो हमारी जिंदगी में एक ज्यादा नुकसानदेह कारक या ज्यादा जहरीला कारक, रास्ते से भटकाने वाला कारक साबित हो रहे हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और प्लीज अगर आप मेरे साथ एक निजी सलाह मशविरा चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करो। किसी और वक्त किसी और वीडियो में मिलते हैं। यह रहा आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। चियो, शुक्रिया।